हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा लें। और दोस्तों ये जो क्लास रहने वाली है खासकर सीटेट के लिए रहने वाली दोस्तों, सीटेट के लिए ये क्लास रहने वाली है। तो चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। तो इस जो स्थूल गामक कौशल है इसके बारे में बताना है। यहाँ पे जो चित्र बनाना, इसके बाद सुई पकड़ना, तेज चलना और धागे में मोती पिरोना। तो दोस्तों जो गामक हैं ये कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल गामक, एक सूक्ष्म गामक। तो दोस्तों इसमें से जो स्थूल गामक है ये तेज चलना जो है ये क्या हो जाएगा, स्थूल गामक। जैसे तेज चलना या एक पैर पर संतुलन बनाना या सीढ़ियाँ चलना, ये सब जो हैं उदाहरण है किसके हैं, स्थूल गामक के। और दोस्तों जो सूक्ष्म गामक के हैं ये कौन से हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक जो कौशल है इसके हो जाएंगे चित्र बनाना, सुई पकड़ना और धागे में मोती पिरोना, ये हो जाएंगे सूक्ष्म के। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है ये कौन बताता है, अधोगामी सिद्धांत बताता है। तो विकास दोस्तों अधोगामी में केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन इसका, तीसरा सही हो जाएगा, केंद्र से बाह्य की ओर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो दोस्तों जो समाजीकरण के कौन कौन कारक होते हैं, समाजीकरण के 2 कारक होते हैं, एक प्राथमिक कारक एक द्वितीयक कारक। जिसमें से प्राथमिक कारक में हमारा फैमिली माहौल आ जाता है, जिसमें से माता पिता आस पड़ोस ये सब आ जाता है प्राथमिक कारक में। द्वितीयक कारक में आ जाता है विद्यालय, किताबें और मीडिया, ये सभी आ जाते हैं द्वितीयक कारक में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ABC, यानी विद्यालय, किताबें और मीडिया, ये सभी क्या हैं, ये सभी द्वितीयक कारक हैं। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। संवेदी गामक या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक दोस्तों क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो संक्रियात्मक प्रक्रिया करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच विकसित हो जाता है। ये किस में होता है, तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक में। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किससे महत्व दिया है। तो जीन पियाजे जो है वो अधिगम की जो प्रक्रिया उसमें किसको महत्व दिया है, सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना या कार्यात्मक स्थिरता। तो इसमें से जो जीन पियाजे हैं इन्होंने सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है। किसको दिया है, सीखने के लिए तत्परता को महत्व। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है। तो अमरजीत कौन सी अवस्था में है, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, या त्रिउद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, या कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। कौन सा हो जाएगा, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं।
विद्यार्थी को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करने के लिए यानी नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रदेश को जटिल बना देना चाहिए। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लियो व्यगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? तो किसकी अनुशंसा की है? तो सामाजिक पृथक्करण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, कठस्थीकरण या निष्क्रिय अनुकरण। तो किसके लिए किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग। इसके लिए जो लियो वागोत्स्की ने है इसकी क्या की है? अनुशंसा की है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसको अपना केंद्र मानती है? तो विद्यार्थी को या अभिभावक, अध्यापक या परीक्षाएं। तो इस किसको केंद्र मानती है? तो विद्यार्थी को केंद्र मानती है। जो प्रगतिशील शिक्षा है ये विद्यार्थी को केंद्र मानती है। इसमें क्या होता है? जो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम है ये प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी को स्थान देती है। किसको स्थान देती है? विद्यार्थी को देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता या काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्थानिक, प्राकृतिक, संगीतात्मक या अंतर्वैयक्तिक। तो किसका अवसर देना चाहिए ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जो है इस बुद्धि का अवसर देना चाहिए। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना। दोस्तों यहाँ पर लिखा केवल, तो इसके लिए पहले ही गलत हो जाएगा। इसके बाद चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंध करना, यहाँ पे लिखा प्रतिबंध, जैसे ही निगेटिव शब्द देखना उसको गलत कर देना। इसके बाद विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें एकदम से सही लग रहा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा, विविध विद्यार्थियों के समूह बनाना। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौती को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, जेंडर जो पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है, यहाँ पे जेंडर का पक्षपात कर रहा है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जो विविध पृष्ठभूमि से यानी अनेक जगह से जो शिक्षार्थी आए उनके लिए अध्यापक क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करने एवं बनाए रखनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। तो इसमें से शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए अब सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लेते हैं 14, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान,
केवल सत्र के अंत में केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यहाँ पर केवल गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो ये जो समालोचनात्मक चिंतन है, इसके लिए कौन सा इसमें क्वेश्चन सही होगा जिसके लिए बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। इसमें बच्चा जो हो अपने हिसाब से आंसर इसका देगा, तो इसमें समालोचनात्मक जो चिंतन है वो ज़्यादा प्रयोग होगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? तो विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, शास्त्रीय प्रविधियाँ, विद्यार्थियों का नामांकन और पृथक्करण। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान यानी। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? तो भावात्मक नियमन में या शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतरक्रियाओं में, लिखित विषय वस्तु के बोध में। तो जो पठन वैकल्य है वो किसके लिए है? तो पठन वैकल्य लिखित विषय वस्तु के बोध में है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी पठन वैकल्य किसको कहते हैं? तो पठन वैकल्य जो है वो डिसलेक्सिया को कहते हैं। तो ये लिखित विषय वस्तु के बोध में या पढ़ने के लिए जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? पठन वैकल्य से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौती का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी नहीं है। अध्यापक जिसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? उनको सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना, सामाजिक संप्रेषण, स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने, या दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के साथ शिक्षण करते समय किस विधि या माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित प्रशिक्षण लेना। तो किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण। यहाँ पे जो दृष्टिबाधित है उसके लिए लिखित परीक्षण नहीं होना चाहिए। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगति यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? तो औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। तो क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? तो जानकारी को ग्रहण करने की धीमापन जो है ये प्रगतिशील विद्यार्थी के नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक को विद्यार्थियों के योजना के डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम के डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वृद्धिबोधक या एक सक्रिय, अस्तित्वबोधक या एक निष्क्रिय, वृद्धिबोधक या एक निष्क्रिय, अस्तित्वबोधक या एक सक्रिय। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हो जाएगा वृद्धिबोधक एक सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसका क्वेश्चन नंबर 22 है,
यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा, उत्साह, आनंद, बोरियत। तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा ये बोरियत। ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों, विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। प्रतिक्रिया ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, प्रतिक्रिया ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूल परिवेश, कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियाँ, मानकीकृत पाठ्यचर्या जो संस्कृत विभिन्नताओं का ध्यान रखती हो। तो दोस्तों यहाँ पर कंठस्थ के लिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद जो मानकीकृत पाठ्यचर्या जो संस्कृत विभिन्नताओं पर का ध्यान न रखती हो, ये भी गलत हो जाएगा। और अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा से होगा, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूल परिवेश। यहाँ पे अनुकूल परिवेश दिया जा रहा है, इसके लिए ये राइट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश समुन्नता रहता है। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापक का जो निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत हो जाएगा। और ज्ञान का मात्र, यहाँ पे मात्र शब्द लगा है, इसके लिए भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हों, जो यांत्रिक हों और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जो संदर्भ से हटकर हों, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हों। तो कौन सा लेना चाहिए इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निष्क्रिय शब्द आया है, ये भी गलत हो जाएगा। और संदर्भ से हटकर लेंगे तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। और जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सरल से जटिल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही ए से हो जाएगा, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, समझ के स्थान पर कार्य को अति शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर, अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों पहला सही हो जाएगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं और लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम की गति। तो अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है दोस्तों? यहाँ पर पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और वातावरण कारकों दोनों से स्वतंत्र है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। जो अधिगम की गति है वो किस पर? व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 29 है। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होनी चाहिए? अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, हमेशा अत्यंत लगत यानी
हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं। अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचना को दर्शाती हैं। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? तो अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रदायों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबद्ध खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो किससे बचना महत्वपूर्ण है, किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। संप्रदायों के जो विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, इससे बचना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन थे जो पूरे हो गए हैं। दोस्तों ये वीडियो सीटेट पेपर 2 किसके लिए? सीटेट पेपर 2 के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।